Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid and in this video we will be cracking some simple tips and tricks by which you people can easily solve your physics numericals. हम बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की जो आपको लाजमी याद होने चाहिए. हम बात करेंगे मॉडिफाइड फार्मूलाज कि आप किस तरह से अपने फार्मूलाज को मॉडिफाई करेंगे ताकि एमडी कैट टेस्ट के दौरान आपको कम से कम कैलकुलेशंस करनी पड़े. हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स की. साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज जो आ जाती हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ हम आपको वो तमाम मिस्टेक्स भी याद कराएंगे जो आप सेंटर में कर सकते हैं. तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बिलीव इज दैट कि अल्लाह खैर करेगा. एमडी कैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टेस्ट और जो फिजिक्स की कैलकुलेशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन सब के बावजूद अगर आपको कैलकुलेटर साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह खैर करेगा. और अल्लाह खैर करेगा का मतलब ये है कि आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो इतने मुश्किल नहीं आएंगे कि आप उसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व ना कर सकें. सिर्फ वो टिप्स और ट्रिक्स आपके जहन में होनी चाहिए, वो इजी मेथड्स आपके जहन में होने चाहिए जिनके थ्रू आप उन इक्वेशंस को, आप उन फार्मूलाज को, आप उन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करके बेस्ट आंसर को चूज़ कर सकें. तो आपको हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपने बिफोर योर एमडी कैट कवर करने हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो आपने ड्यूरिंग योर एमडी कैट जो है उसे कंसीडर कर रहे होने, उन्हें सोच के, उन्हें समझ के और उन्हें कंसीडर करते हुए अपना एमडी कैट जो है उसे सॉल्व करना. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी बुक में जितने भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर लें, उनके नोट्स बना लें. मैं तमाम फार्मूलाज की बात कर रहा हूँ. बेसिकली हम करते क्या हैं, हम जैसे हमें गाइड किया जाता है कि आप अपने नोट्स बनाएं, उनमें सिर्फ वो बातें लिखें जो आपको नहीं आती. तो फार्मूलाज के साथ आपने ऐसा नहीं करना. फार्मूलाज आपने जो अपने एक अलहदा से फार्मूला के नोट्स बनाने हैं उसमें आपने तमाम फार्मूलाज लिख लेने हैं. वो भी फार्मूलाज जो आपको बचपन से आते हैं बुढ़ापे तक याद रहेंगे, जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये फार्मूला भी आप अपने नोट्स के ऊपर लाजमी लिखेंगे. हाँ, उन नोट्स के ऊपर फिर आप हाइलाइटर के साथ सेग्रीगेशन कर लेंगे कौन से फार्मूलाज जो हैं वो मुझे आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो मुझे बार बार रिवीजन की ज़रूरत है. तमाम फार्मूलाज एक जगह पे इकट्ठा करें और एक जगह पे इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम उन्हें बार बार रिवाइज कर सकें और जो नहीं आते उन्हें याद करने की कोशिश कर सकें. पॉइंट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो आपके पास जो बेसिक एसआई यूनिट्स हैं उनकी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है और मुझे आंसर किस यूनिट में देना है. स्टैंडर्ड यूनिट का पता होगा और आंसर किस यूनिट में देना है उसका पता होगा तो आप इजीली जो कन्वर्जन्स हैं उन्हें कर सकेंगे. और थर्डली अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो आपके पास जो पावर मल्टीपल्स होते हैं या पावर के सब मल्टीपल्स होते हैं उन पे भी आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए कि उनकी प्रीफिक्स क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, उसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और उसका नाम क्या होता है. इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके एफएससी की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको एसआई यूनिट्स भी मिल जाएंगे. तो इन चीज़ों पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए. ये इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं, ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं. इनको आपने रट्टा ऐसा लगा के जाना है कि आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें हों, आप किसी भी चीज़ को वहाँ पे कंफ्यूज ना कर रहे हो. फोर्थली अगर बात की जाए तो आपकी बुक्स में जितने भी कोएफिशिएंट्स और जितने भी कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी गई हैं वो तमाम की तमाम आपको याद भी होनी चाहिए और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो तमाम के आप नोट्स भी बना लें. आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से लेके पाई की वैल्यू से लेके स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उनके यूनिट्स समेत आप याद कर लें. और ये इसलिए याद कर लें, एक तो आपको कैलकुलेशन में ये हेल्प आउट करेंगे ड्यूरिंग एमडी कैट और दूसरा जो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था मॉडिफाइड फार्मूलाज का, तो आपको फार्मूला मॉडिफाई करने में भी ये हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आप सब जानते हैं कि मोमेंटम जो है उसको हम p से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला है वो है h ओवर लेमडा. और मुझे ये पता है कि जो लेमडा का फार्मूला है वो है c ओवर f
और अगर मैं मोमेंटम का फार्मूला ये लिखना चाहूँ hf/c तो ये गलत नहीं है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है और इनकी अगर मैं वैल्यूज जो कि बुक में दी गई हैं और उनके यूनिट्स लगा के जब इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास बेसिक फार्मूला आ जाता है मोमेंटम इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻42 f। अब बजाय इसके कि ये सारी कैलकुलेशन मैं एमडी कैट में बैठ के करूं, अगर मैंने ये मॉडिफाइड फार्मूला बना लिया है तो मेरे लिए कैलकुलेशन जो है वो कदरे आसान हो जाएगी। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, इस तरह की 20 एग्जाम्पल्स आपकी किताब में मौजूद हैं जो कॉन्स्टेंट्स की मदद से आप फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि एमडी कैट में आपका टाइम जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो। नंबर 6 पे अगर बात की जाए तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिन बेसिक मैथमेटिकल रूल्स की ज़रूरत है उन तमाम को लिख लें। हैं वो बेसिक रूल्स, लेकिन क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो वो भूल जाने का या कंफ्यूज करने का खदशा रहता है। उनको लिख लें, उन्हें देखें, उन्हें रिवाइज करें, उन्हें प्रैक्टिस करें ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। कुछ रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डेफिनेटली दीज आर नॉट दी ऑल रूल्स। हम तमाम रूल्स डिस्कस भी नहीं कर सकते इस वीडियो में। बताना सिर्फ ये मकसद है कि इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल रूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं फॉर योर फिजिक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वो तमाम के तमाम आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेम फैक्टर्स, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर वो दोनों आपस में डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर किसी फैक्टर की पावर जो है उसके बाद ब्रैकेट हो फिर एक और पावर हो तो दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस नहीं होती। पाइथागोरस थ्योरम किसे नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी उसे भूल जाऊंगा अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की कि h² = b² + p²। हम इसको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं, इस साइन को कंफ्यूज कर देते हैं कि h² = base² + परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर फर्दर बात करें तो आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा। अगर किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जवाब 0 आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जवाब 0 आएगा। और 0/0 अभी तक फाइंड नहीं किया जा सका तो इसे अनडिटरमिन्ड कहा जाता है और इसके तरह की जो कैलकुलेशन है वो भी आपको एग्जाम में नहीं आएगी। डेसिमल रूल्स की अगर बात की जाए तो जिस डिजिट के साथ डेसिमल नहीं होता तो उसका डेसिमल होता है ये। और अगर आपने इसे 10 की पावर जो है उसमें लिखना है तो आपको मैं दिखा दूं कि अगर 8000 है आपके पास एक वैल्यू और आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आपने ये डिजिट मूव कराया 1 2 3 डिजिट्स तो आपके पास आ जाएगा 8 × 10⁻³ डिजिट से आप इधर को मूव करेंगे राइट साइड पे तो प्लस में आएगा और इस साइड पे मूव करेंगे तो फिर माइनस में वैल्यूज आएंगी। और अगर हम इस तरह से करें 0.0008, ये भी 3 जीरो है, ये भी 3 जीरो है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये 3 जीरो से 10⁻³ बनता है तो इन 3 जीरो से ये बन जाएगा 10⁻³ ऐसा नहीं है। आप काउंट कर लेना कि हमने मूव कितने डिजिट्स कराया है। यहाँ पे था हमारे पास डेसिमल 1 2 3 और 4 डिजिट्स मूव कराया लेफ्ट साइड पे तो आंसर होगा 8 × 10⁻⁴। ये बेसिक डेसिमल रूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। डबल डिवीजन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल x/y हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं b/a से तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए x/y × a/b। या फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है x/b/a तो हम इसे लिख सकते हैं x/b × a। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला रूल आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसमें आपने किसी भी किस्म की कोई गलती जो है वो नहीं करनी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट्स हैं वो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं
कि आपको 25 तक फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। 25 तक के स्केयर्स क्या हैं और 25 तक जितने भी डिजिट्स हैं स्टार्ट से लेके उनके स्केयर रूट्स क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर फर्दर बात की जाए कोई ऐसे वैल्यूज़ जिनके परफेक्ट स्केयर नहीं बनते, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जिसे हम बात कर लेते हैं 57, तो 57 की अगर बात की जाए इसका आपने स्केयर रूट निकालना है, तो आप इससे पीछे वाला और इससे आगे वाला जो परफेक्ट स्केयर है उसको देखें तो ये √49 जो है और ये √64 जो है, ये 7 है और ये 8 है। आप इसे लिख लें 7.5 और इस वैल्यू को देख लें, अगर ये 49 के ज़्यादा करीब है तो इसे हम 7.5 से कम कर देंगे, 7.4 कर देंगे, 7.3 कर देंगे, ये सोचते हुए कि ये कितना करीब है 49 के। अगर मिड में है तो 5 आ जाएगा और अगर मिड से 64 की तरफ वैल्यू कोई भी है तो हम इसे 7.5 से 5 को इंक्रीज कर देंगे। ये जो इसका आंसर है वो 7 और 8 के दरमियान होगा और पॉइंट के बाद क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इनके फासले पे। अगर फासला इन दोनों का आपस में कम है तो 7.5 से बड़ी वैल्यू आएगी, 7.6 आएगी। अगर ये फासला कम है तो 7.5 से छोटी वैल्यू आएगी और एग्जैक्टली सेंटर में है तो 7.5 अप्रोक्स लगा के आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं होगी। पॉइंट नंबर 8 की बात की जाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज ये टिप्स पे इसलिए होनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग योर MD-CAT टेस्ट आप कैलकुलेशन को इजीली और करेक्ट वे में कम टाइम लगा के सॉल्व कर सकें। बेसिकली आई एम नॉट योर फिजिक्स टीचर और मुझे बनने का शौक भी नहीं है, तो हम इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस बेसिक जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। जो आपके पास साइन कोस टेन की वैल्यूज हैं थीटा की, वो आपको 180 तक याद होनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जाए तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास कोस की जो वैल्यू है वो 0 होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम x से y की तरफ जाते हैं तो आपकी जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ती है और जब y से हम -x की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू कम होती है। यहाँ से नीचे भी आएंगे तो कम होगी, यहाँ से इधर मूव करेंगे वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से इधर मूव करेंगे वैल्यू कम होगी कॉस की। फिर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो भी कॉस की वैल्यू जो है हमारे पास ज़्यादा हो रही होगी। टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है और 180 पे दोबारा 0 हो जाता है। ठीक है, आपको ना सिर्फ ये वैल्यूज आनी चाहिए बल्कि आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आनी चाहिए। 0.5, 0.71, 0.86। अब मज़े की बात यह है कि जो हमने यहाँ से यहाँ वैल्यूज़ लिखी हैं, अब जब हम कोस की बारी पे आएंगे तो हम यही वैल्यूज़ उल्टी तरतीब के साथ लिख देंगे। ये 1 ये आ गया, ये √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 और इसकी बात करें 1/2 की, 1/2 आ गया। 0 की बात करें तो 0 आ गया। और मज़े की बात ये भी पता चल गई कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किस एंगल पे सेम होती है तो 45 के एंगल पे सेम होता है। यहाँ पे tan की बात की जाए तो लोग आपको ये कहते हैं tan = साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो आप इसे याद ना करो, दिमाग अपना ना भरो, पेपर में सॉल्व करके इसको आंसर निकाल लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि टाइम कम से कम यूटिलाइज करना पड़े, तो इस कॉलम को, इस रो को भी आपने लाजमी याद करना है। 4 इसकी वैल्यूज हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से रट लेना है, मेमोराइज कर लेना है और साथ ही साथ आपने इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो भी याद करनी है। 1/√3 = 0.58 और √3 = 1.7। अब तकरीबन सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, एक बात रहेगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है कि साइन 45 = 1/√2। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये 45 डिग्री होता है। सिमिलरली कोस इनवर्स का भी पूछा जा सकता है, tan इनवर्स का भी पूछा जा सकता है कि ये किस
डिग्री पे होते हैं, तो आपने सिर्फ उस थीटा की वैल्यू उन्हें बता देनी है। लास्टली अगर बात करूं इस टॉपिक के ऊपर, तो ये इतना टेबल आपने याद रखना है और साथ में आपने ये याद रख लेना है कि आपके पास एक सीकेंड थीटा होता है, आपके पास एक कोसेकेंड थीटा होता है और आपके पास एक कोट थीटा होता है। इनके फार्मूलाज क्या होते हैं वो आपको पता है। यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, बिफोर एमडी कैट आपने वो तमाम चीज़ें पूरी करनी है, याद करनी है, मेमोराइज करनी है, नोट्स बनाने हैं, रिकॉल करनी है। आपसे ऑनवर्ड इस वीडियो में जितनी बातें की जाएंगी वो ड्यूरिंग एमडी कैट किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो उन पे है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज्यूम करने होते हैं। व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, व्हाट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि बाज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले उसके फार्मूला को पूरा करने के लिए हमें कोई और चीज़ भी चाहिए होती है, तो उसको व्हाट इज रिक्वायर्ड कहते हैं। कैलकुलेशंस और एंड पे यूनिट कन्वर्जन्स, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो एक न्यूमेरिकल को सही करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, ये आपको पता होना लाजमी थे। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात की जाए तो आपने फार्मूला के सेंस को अपने दिमाग में, दिल में बिठा लेना है कि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला की सेंस क्या है। F इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सलरेशन के। फर्ज कर लें आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको कहता है कि मैस इंक्रीज कर रहा है, फोर्स पहले ये थी, अब फोर्स जो है वो क्या होगी। तो आपने जब इसको कैलकुलेट करना है तो जो आपका आंसर आएगा फाइनल फोर्स का या रिजल्टेंट फोर्स का, तो वो इनिशियल फोर्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैस बढ़ रहा है और मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर वो बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़नी चाहिए। इन केस अगर आपका जवाब पहली फोर्स से, इनिशियल फोर्स से कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन ठीक नहीं की। सेंस ऑफ फार्मूला खराब नहीं हो सकता, आपकी कैलकुलेशन जो है वो खराब हो सकती है, वो दोबारा की जा सकती है गलती को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये भी आपने लाजमी मेक श्योर करना है। नंबर 10 पे अगर बात की जाए तो जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है ना, वो बड़ा इरिटेट करती है, उन्हें देख के बंदे को रोना आ जाता है कि एग्जामिनर ने मेरे से पूछा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आ जाए तो परेशान हो जाता है बंदा कि क्या करें। तो आपने इसको 10 की पावर में लिख लेना है ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए उसे 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 डिजिट्स मैंने मूव कराया इस डेसिमल को, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3। इसको एक डिजिट मूव कराया तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर -1। जवाब आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3 माइनस +1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -2। ये भी आपका जवाब है, अगर ऑप्शन में है तो ये ठीक है। अदरवाइज अगर आपने इसे फ्रैक्शन में ही लिखना है, आंसर भी ऑप्शन भी फ्रैक्शंस में है, तो इस डिजिट को आपने, इस डेसिमल को 2 डिजिट आपने यहाँ पे मूव करा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 150.0। ये एक, ये दो डिजिट हमने मूव कराया और ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शंस में भी मौजूद होगा। नंबर 11 पे बात की जाए तो आपके पास पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 भी होती है, 22/7 भी होती है। दोनों वैल्यूज आपने यूज करनी है। कुछ फार्मूलाज हैं वो ये यूज करने से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं जो ये यूज करने से इजीली सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें है पाई मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो अगर आप इसको 22/7 यूज करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22/2 क्या आ जाएगा 11। तो देख लिया करते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी वैल्यू मुझे फायदा दे रही है। और टीचर्स ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे जी के बराबर समझा जाता है, कंसीडर करना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिए विदाउट कैलकुलेटर। और आप इसे लिख सकते हैं 9.8 और 9.8 को आप 10 लिख सकते हैं। लास्ट अगर बात की जाए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। तो मैंने क्योंकि ये अज्यूम किया हुआ है, जो कि अजम्पशन मेरी ठीक भी है, तो मैं इसको इससे कट कर दूंगा तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। L इज इक्वल टू टी स्क्वेयर ओवर
4 जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी हम। और अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए वही वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, और अगर आप ये कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फ़ायदा भी होगा। अपनी पूरी वीडियो के क्रक्स की अगर बात की जाए तो जो आपके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तमाम की तमाम आपको करेक्ट फार्मूलाज याद होने चाहिए। कैलकुलेशन अपने इजीएस्ट वे में करें, सिंपलेस्ट वे में करें और तमाम स्टेप करें और आंखें खोल के ऑप्शंस देखे बगैर। बाज़-औक़ात भला क्या होता है कि आप अभी सेकंड स्टेप पे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं h² = b² प्लस p², और आपने ऑप्शंस पहले देखी हुई हैं, आप इसे सॉल्व करते जाते हैं तो आपका सेकंड लास्ट स्टेप होता है x² या h² = 25, और आपने ऑप्शंस पहले देखी हैं। आपका सबकॉन्शियस आपको कहता है कि ये तो ऑप्शंस में भी है, फटाफट से बबल फिल कर दो। आप बबल फिल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि मैंने इसे फर्दर सॉल्व नहीं किया, h की वैल्यू जो है वो 5 आनी थी और 5 भी ऑप्शंस में पड़ा हुआ है, गलती होगी। तो सारे के सारे स्टेप्स करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सेकंड लास्ट स्टेप या थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर वो आंसर होता है और आप वो लगा देते हैं, बाद में देखते हैं कि अब मैंने इसके साथ करना क्या है। और सारे स्टेप्स करने के बाद एंड पे अगर कोई सूटेबल कन्वर्जन है, मतलब कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड है आपके न्यूमेरिकल को, तो वो भी लाजमी करें। इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हमने की हैं आपको समझ आई होंगी और आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लें।